हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की सीरीज़, जिसमें हम अपना पहला टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है आपका मध्य प्रदेश का बजट। ठीक है, तो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम 2023 का सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक भी देखते हैं तो हमारे पास ये बजट मिलता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 1 मार्च को ये बजट इंट्रोड्यूस हुआ था और इससे रिलेटेड कई सारी स्कीम्स आती हैं। डिफरेंट स्कीम्स में कितना पैसा दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये वाला सेशन, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बजट के बारे में। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको स्क्रीन पर एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। ये जो व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति जो हैं, ये हैं जगदीश देवड़ा जी। इनका नाम क्या है? जगदीश देवड़ा जी हैं। ये मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार के ये क्या हैं? वित्त मंत्री हैं। और इन्हीं ने इस बार का जो बजट है हमारा 2023 का, वो इंट्रोड्यूस किया है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें बजट में कौन कौन से पॉइंट्स याद रखना है। उसके पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि बजट के बारे में अगर हम देखें तो हमें कौन कौन से और ज़्यादा पॉइंट होते हैं जो बजट के पहले पता होना चाहिए कि बजट एक्चुअल में होता क्या है ना। बजट को कौन इंट्रोड्यूस करता है? जगदीश देवड़ा जी ही क्यों, मुख्यमंत्री क्यों नहीं, है ना। तो ये बातें करते हैं और बजट में एक्चुअल में क्या होता है उसके कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उनको सबसे पहले देखते हैं। तो आपके पास हेडिंग जैसा कि आप देख पा रहे हैं लिखा है याद रखने लायक बातें। ठीक है, मतलब आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रखना है। ठीक, अब इनमें सबसे पहला लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है, ये क्या होता है? तो पहली बात, इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। अगर आप इसका हिंदी देखें तो इसका होता है वार्षिक वित्तीय विवरण। इसमें क्या किया जाता है कि हमारे देश में जो, या प्रदेश में, जैसे प्रदेश के बजट की बात कर रहे हैं तो हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं स्टेट का, जिसमें हम लास्ट ईयर जो होता है ना, उस लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखते हुए हम लोग अपकमिंग ईयर का एक एस्टीमेट तैयार करते हैं। एक हम लोग तैयार करते हैं कि अगले आने वाले साल में हम एक साल में खर्च कितना करेंगे, और हम उसमें मतलब व्यय बोल सकते हैं, और उससे हमारी आय कितनी होने वाली है। तो एक तरीके से हमारे आने वाले साल का एक एस्टीमेटेड एक्सपेंडिचर और इनकम, मतलब हमारे आने वाले साल का अनुमान कि हम खर्च कितना करने वाले हैं और हमारी इनकम कितनी होगी, वो सब तैयार करना कहलाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कहा गया उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, भारत में जो है, भारत में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान जो है हमारा, उस संविधान में कहीं पर आपको स्पेसिफिक ऐसा बजट टाइप का कोई वर्ड दिखाई नहीं देता है ना। बजट टाइप का वर्ड कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर क्या दिखाई देता है? फिर हमें मिलता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट एक्चुअल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। ठीक है, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में बजट कह देते हैं। और ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है हमारे आर्टिकल नंबर 202 में। अगर हम स्टेट के बजट की बात करते हैं, स्टेट के एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करेंगे, वार्षिक वित्तीय विवरण की, तो वो आर्टिकल अनुच्छेद 202 में लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो ये दो बातें आप यहाँ से याद रखिए। पहले तो इतना कि आपके पास कोई भी बजट नाम की चीज़ आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। आप क्या देखते हैं? आपको मिलता है यहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होता क्या है ये वार्षिक वित्तीय विवरण? तो ये होता है कि एक आने वाले एक वर्ष में जो फाइनेंशियल ईयर होगा आपका, उसमें आप कितना खर्च करेंगे और कितनी उसके आपकी इनकम होने वाली है। राइट, चलिए अब यहाँ पर बजट के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए बजट तैयार कौन करता है ना, तैयार करने की पावर किसके पास होती है? तो पहली बात यहाँ से आप याद रखना, राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, गवर्नर, वो जो होते हैं ना, वो गवर्नर जो होते हैं वो तैयार करवाते हैं आपका बजट। ठीक, गवर्नर जो होते हैं वो आपके इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को कहते हैं, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, या आपका जो स्टेट का जो आर्थिक विभाग होगा उसको बोला जाता है, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को बोला जाता है कि वो पूरा बजट तैयार करें। और गवर्नर फिर बोलते हैं कि ठीक है, मेरे बिहाफ पे जो हमारे यहाँ के वित्त मंत्री हैं, वो वित्त मंत्री अपने यहाँ की विधानसभा में इस बजट को प्रस्तुत कर दें, मतलब लेजिस्लेचर में इसको क्या कर दें, इंट्रोड्यूस कर दें, बता दें कि क्या क्या बजट है हमारा, कैसा है हमारा बजट, हम एक साल में क्या करने वाले हैं, अपकमिंग ईयर में किस योजना को कितना पैसा दिया है, कहाँ से हमारी इनकम कितनी होगी। तो स्पेशली जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर अपन को केवल और केवल खर्च के बारे में ध्यान देना है ना। जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बारे में ध्यान देते हैं यहाँ पर, तो उसी को देखने वाले हैं अपन आगे, है ना। इनकम को नहीं देखते, सरकार की इनकम को काउंट नहीं करते हैं अपन पढ़ते समय।
चलिए, अब यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है द बजट सबमिटेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए कंपाइलेशन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग एस्टिमेट्स। मतलब मैंने अभी जो बताया कि बजट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं उसकी बात यहाँ पर हमको करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे, आपको लिखा है द एस्टिमेट ऑफ इनकम्स, मतलब बजट में हम ये बताते हैं कि हमारी इनकम कितनी होगी। फिर एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि अपन खर्च कितना करने वाले हैं उसका एस्टिमेटेड रहेगा यहाँ पर जो भी। फिर उसके बाद द लिस्ट ऑफ मेजर एंड माइनर वर्क एंड स्कीम्स, मतलब आपके यहाँ पर जो योजनाएं और जो कार्य चल रहे हैं, जो बड़े और छोटे कार्य हैं, उनके लिए यहाँ पर एक पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके दी जाएगी। ठीक है। और लास्ट है स्टेटमेंट्स ऑफ एंटीसिपेटेड एक्सीड्स और सरेंडर्स। मतलब ये क्या है कि मान लीजिए आपका अगर खर्च, आपने पिछले साल बोला था कि हम खर्च करेंगे 1,000 करोड़ रुपए, ठीक है, और आपने गलती से खर्च कर दिए 1,050 करोड़ रुपए। तो ये जो 50 करोड़ एक्स्ट्रा आए हैं, ये 50 करोड़ जो हैं, ये पैसा आपका एक्सीड हुआ ना, ठीक है। और इसी का अगर विपरीत देखें कि अगर आपका खर्च का जो एस्टिमेटेड था वो था 1,000 करोड़ और आपने केवल 900 करोड़ खर्च करके उस योजना को क्रियान्वित किया एक साल में, तो आपके पास 100 करोड़ रुपए जो हैं, 100 करोड़ जो हैं वो क्या हो गए, बच गए। तो वो वापस सरेंडर कर दिए जाते हैं, मतलब फिर से गवर्नमेंट को जमा कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे अपन, बेसिक चीज़ें। इसके बाद और देखते हैं आगे। चलिए, अब अपने पास है कि मध्य प्रदेश के बजट के बारे में देखेंगे अपन। तो 1 मार्च डेट याद रखेंगे आप, मार्च 1, 2023 को हमारे यहाँ के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं जगदीश देवड़ा जी ने हमारा बजट इंट्रोड्यूस किया, प्रेजेंट किया। अब इस बजट की क्या खासियत थी, क्या इंपॉर्टेंट बात है, तो पहला पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे कि बजट सेल्फ रिलायंट बजट की बात करता है, मतलब सेल्फ रिलायंट मध्य प्रदेश की बात करता है। इसमें मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात की गई है। इसमें हमने कुछ ऐसा बनाया है बजट कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसलिए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बजट माना गया है 2023-24 के बजट को। ठीक, अब जैसे यहाँ पर एक टर्म लिखी है 2023-24, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ये 23-24 का मतलब क्या होता है। तो 2023-24 का मतलब यहाँ पर होता है कि 1 अप्रैल से लगाकर 1 अप्रैल 2023 से लगाकर 31 मार्च जो होगी उस दिन तक, मतलब 31 मार्च 2024 तक आपका ये बजट काम करेगा। मतलब इसमें जो योजनाओं के लिए पैसे दिए हैं उनको आप इतने साल के या इस ड्यूरेशन में आप खर्च करेंगे। ये हमारा जो है वो कहलाता है फाइनेंशियल ईयर। ये क्या कहलाता है, हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाता है। ठीक है, इसको आप बोलते हैं हमारा ये 1 साल का फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, चलिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास लिखा है बजट ऑफ द पीपल। ये भी याद रखना है। बजट ऑफ द पीपल का मतलब क्या है कि इस बार जो हमारे देश के, हमारे प्रदेश के, स्पेशली प्रदेश की बात कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की, तो प्रदेश की जो जनता है, जनता ने जो हमें सजेशन दिए हैं, जनता ने जो हमें क्या दिए हैं, सजेस्ट किया है, उन कभी जनता की जो सभी सजेशंस है ना, उन सजेशंस को हमने क्या किया है, यहाँ पर बजट में इंक्लूड कर दिया है। तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इट इज़ अ बजट ऑफ पीपल। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। लिखा है द बजट प्रेजेंटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉर्म ऑफ ई बजट। अब इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का बजट, फर्स्ट ई बजट अगर आपसे पूछे, है ना, फर्स्ट ई बजट कब इंट्रोड्यूस हुआ है मध्य प्रदेश का, तो याद रखना वो 2023 का है। और कब आया था, तो 1 मार्च को आया है, 1 मार्च को ये इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इसी बार का बजट हमारा ई बजट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं और फैक्ट्स क्या क्या हैं इंपॉर्टेंट। देखिए, अब अपने पास है अगला कि जो ये बजट है ना, ये स्पेशल है इस सेंस में क्योंकि ये पेपरलेस है। तो पेपरलेस बजट भी याद रखेंगे। पेपरलेस बजट आपका मध्य प्रदेश का आया इस बार। अब यहाँ पर कुछ बड़ी बात करते हैं, जैसे मेट्रो रेल की, पैसे की बात कर रहे थे ना हम लोग, तो आपके इंदौर और भोपाल में जो मेट्रो का प्रोग्राम चल रहा है, जो ये आपने अभी स्टार्ट किया है, अब इसके कंस्ट्रक्शन के लिए और इसके लिए जो बजट में पैसा अलोकेट किया गया है वो किया गया है 710 करोड़। इस बार 710 करोड़ दिए गए हैं बजट के थ्रू इंदौर और भोपाल में मेट्रो के डेवलपमेंट के लिए। ठीक, वहीं पर सांची के बारे में बात की गई क्योंकि सांची को मध्य प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनाने का प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, सांची को मध्य प्रदेश की पहली क्या बनाई जाएगी, सोलर सिटी बनाई जाएगी। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, चलिए बढ़ें आगे। अब जैसा कि हमने अभी महाकाल लोक देखा है, वैसे ही हम यहाँ पर थोड़ी बात कर लेते हैं कि महाकाल लोक की तर्ज पर, और क्योंकि महाकाल लोक में आपका टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा आया है ना, तो गवर्नमेंट ने टूरिस्ट प्लेस के बनाने के लिए कुछ और टूरिस्ट प्लेस भी, प्लस हमारी जो रिलीजियस भावनाएं होती हैं, हमारी धार्मिक भावनाओं को बढ़ाने के लिए, धार्मिकता लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और हमारे पास लोक बन रहे हैं। जैसे एक बन रहा है श्रीदेवी महालोक, ये सलकनपुर में बनाया जा रहा है।
एक बनाया जा रहा है संत रविदास मेमोरियल सागर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, क्योंकि अभी अपने पीएम जो है उन्होंने हाल ही में कुछ 2-3 दिन पहले ही ये संत रविदास जी जो हैं उनके मंदिर और मेमोरियल के लिए लोकार्पण कर दिया है ना। इसका क्या किया जा चुका है, लोकार्पण हो चुका है। किसने किया है, तो खुद पीएम मोदी जी ने किया है। इसलिए ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। संत रविदास मेमोरियल, आपको यहाँ पर इसका डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, इसका डिस्ट्रिक्ट है सागर। वहीं पर राम राजा लोक की बात करें तो वो ओरछा में है ना। ओरछा किस जिले में पड़ता है, तो इस बार आप याद रखेंगे, अब निवाड़ी है ना, टीकमगढ़ से अलग हो गया है ये, तो निवाड़ी में है राम राजा लोक, है ना, राम राजा मंदिर। तो राम राजा लोक कहाँ बनाया जा रहा है, ओरछा में। वहीं पर बात करते हैं दिव्य वनवासी रामलोक, दिव्य वनवासी रामलोक, ये बनाया जाएगा चित्रकूट में। ये प्रोजेक्ट कहाँ आने वाला है, चित्रकूट में, ठीक है। आप जब हिस्ट्री पढ़ते हैं मध्य प्रदेश की तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि चित्रकूट जो है वो आपका जहाँ पर भगवान राम अपने घर से जब वनवास के लिए बढ़े थे तो चित्रकूट होते हुए निकले थे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अब अपन स्पेशली हमारे बजट की तरफ मूव करेंगे, और बजट पढ़ने के पहले अब आपको यहाँ पर हम बताते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक। एक और बात देखिए, क्या होता है कि बजट तो हर साल बनता है ना। इस बार भी आपने बजट बनाया, तो क्या बजट पिछले साल भी बनाया गया था और उसको इंट्रोड्यूस किया था, तो बिल्कुल पिछली बार जो बजट बनाया था वो 2022-23 का बजट था। 2022-23 के बजट में हमने पूरे साल के लिए एस्टीमेट किया था कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना हमारा इनकम होने वाला है। तो जब खर्च करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन उससे इनकम होती तो कुछ प्रॉफिट होता है तो हमारी ग्रोथ होती है, ठीक है। और ग्रोथ होती है तो उस ग्रोथ को हम लोग बताते हैं यहाँ पर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब भी किसी स्टेट की या टेरिटरी की जब हमको ग्रोथ बताना होती है कि कितना उसने विकास किया है, कितना इंक्रीज हुआ है उसमें कुछ, तो हम इसको ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के थ्रू बताते हैं। तो क्या है, लिखा है एज पर दी इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले साल का ये जो बजट आया था उसका जो अब आर्थिक सर्वेक्षण आया है, इकोनॉमिक सर्वे, उसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश हैज़ रिकॉर्डेड एन इंक्रीज इन दी GSDP। ये क्या लिखा है, GSDP, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलते हैं राज्य सकल घरेलू उत्पाद, ठीक। ये GSDP जो लिखा है इसका हिंदी नाम ये है। तो इसमें मध्य प्रदेश ने 7.07 की बढ़ोतरी की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 7.07, ये आपको यहाँ से याद रखना है। ये फैक्ट है सीधा कि स्टेट का GSDP कितना है पिछले साल का, तो आप याद रखना 7.07% है, राइट। और ये जो है वो GSDP की बात करें तो वो है 13,22,821 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश की GSDP जो है वो 13,22,821 करोड़ रुपए है, ठीक। पहला पॉइंट ये है, समझना यहाँ से, याद दो चीज़ें रखना है, 7.06 की जो है GSDP आई है आपकी, और इतना आपका GSDP है टोटल। अब बात करेंगे हम लोग द कंट्रीब्यूशन ऑफ मध्य प्रदेश इन द कंट्रीज GDP। देश की जो होती है वो GDP होती है, स्टेट आता है तो यहाँ पर बीच में S लगा दिया जाता है, ठीक है। तो देश की जो GDP के ऊपर बात करते हैं, अगर वो 100% माने, देश की GDP 100% मानते हैं, तो उसमें से 4.8% जो है वो कंट्रीब्यूशन है किसका, MP का, किसमें, देश की जो GDP है उसमें। तो आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश की GDP में, मध्य प्रदेश के का कंट्रीब्यूशन जो है वो देश की GDP में कितना है, तो वो 4.8 है। अब ये कहाँ से कहाँ हो गया, तो 3.6 था पिछली बार, उससे अपन ने बढ़ा के अब 4.8 हो गया है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास द पर कैपिटा इनकम हैज़ इंक्रीज्ड 3.5 टाइम्स टू इतने से इतना। ये रेड कलर मैंने मार्क इसीलिए किए हुए हैं ताकि आपको ये फैक्ट सीधे यहाँ से याद रखना है। तो देखो, अगर हम बात करें 2022-23 में, ड्यूरेशन कब का है आपका, 2022-23 का है, तो इस ड्यूरेशन में जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रति व्यक्ति आय, है ना। हम मध्य प्रदेश का टोटल जो लोग हैं उनकी एक एवरेज अगर अपन इनकम निकालते हैं तो वो हम कहते हैं एक साल में प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। तो अभी की जो 22-23 में जो है वो है 1,40,585 रुपये, ठीक है। ये आपके मध्य प्रदेश की पर कैपिटा इनकम है, हर व्यक्ति की इनकम एवरेज। वहीं पर अगर यही 2011-12 में बात की जाती तो ये 30,497 रुपये थी। अब आप इसको कैसे याद रखेंगे यार, पता है, आप इसको ना ऐसे याद रखो, 1.40 lakhs and 500 ऐसा याद रखो,
है ना, 1.40 लैक्स 500 के आसपास। इसको याद रखो 30,500, 30.5 हज़ार, ठीक है, बस ऐसा याद रखो, तो ये याद रखने में आसानी होती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ें। अच्छा, ये जो आप सब पढ़ रहे हैं, ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, ये सब आपको इसकी पूरी पीडीएफ जो है, ये जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम का चैनल जो है वो कक्षा 13 के नाम से आपको मिलने वाला है। कक्षा 13 आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, लोगो यही है। और अगर नहीं तो आप वहाँ पर दीप 1292 अगर सर्च करते हैं तो भी आपको वहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अच्छा, ये पीडीएफ तो अवेलेबल है ही वहाँ पर, और उसके अलावा भी अगर आपको प्रीवियस ईयर मतलब 2021 2022 का भी कुछ अगर करंट अफेयर देखना है तो आप स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको उसका भी करंट अफेयर हैंड रिटन में मिल जाएगा। उसमें दोनों मीडियम में मिल जाएगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में हैंड रिटन में वहाँ पर। ठीक, अभी तो करंट अफेयर में पूरा आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये इसकी पीडीएफ जो है आपको सब वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। चलिए, तो अब अपन देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या याद रखना है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे अपन कि हमारे पास जो बजट आया है, इस बजट में अलोकेशंस देखना है अपन को सीधा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि टोटल बजट कितने का आया। अब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बहुत, कि मध्य प्रदेश का 2023-24 का जो बजट है, इसमें कितने पैसे की बात की गई है। तो याद रखेंगे 3,14,024 रुपये जो है उतने की बात की गई है। शॉर्ट में आप इसको 3.14 लाख रुपए भी याद रख सकते। लाख रुपए नहीं, करोड़, है ना। ये भी क्या लिखा है, करोड़ उसमें लिखा है सारा। 3,14,024 करोड़ रुपए जो है वो इस बार हमारा बजट का एस्टीमेट है। पिछली बार की बात करें तो 2.79 लाख करोड़ था, 2.79 लाख करोड़, जिससे बढ़ाकर इस बार कितना कर दिया है, तो वो कर दिया गया है 33.14 लाख करोड़। अब ये जो है ये कितना है, तो यहाँ पर नीचे पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि ये 12% ज़्यादा है। 2.79 से जो आपने अभी 3.14 किया है, तो यहाँ इंक्रीज जो आया है ये आया है 12% का। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि द फिस्कल डेफिसिट इज एस्टिमेटेड 55,709 करोड़ रुपए, 55,709 रुपए का हम लोगों ने इस बार का राजकीय घाटे की बात की है। इस बार का हमारा जो घाटा होने वाला है वो हमने इतना माना है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे कि बजट बना रहे हो तो ऐसा बनाओ ना कि जिससे हमें फ़ायदा हो, घाटा क्यों हो रहा है इससे। तो देखो, बजट में 2-3 बातें यहाँ पे और समझना जरूरी है कि बजट में पैसा किसका लगा है। बजट में पैसा लगा है आपका, आपने जो टैक्स पे किया, आपने जो स्कूल की फ़ीस पे की है, आपने जो चालान भरा है, आपने जो फ़ीस पेमेंट की है, आपका जो फ़ाइन लगा है कहीं पर, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो आपने वो जो स्पेशली जो आप एंट्री के लिए जो स्लिप बनती है वो हो गई, ये सारा जो पैसा है ये आपका है, और यही गवर्नमेंट के पास पैसा जाता है हर साल का। अब आप ही का पैसा आप ही के लिए लगा रही है गवर्नमेंट। ठीक, तो अगर आपका पूरा पैसा आप ही को दे देगी और आपसे फिर कमाने की सोचेगी अगर गवर्नमेंट, तो फिर आपका नुकसान है ना इसमें। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि हमारा जो बजट होता है उसमें जो व्यय होता है या जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है ज़्यादा, और गवर्नमेंट जो है वो इनकम मतलब जो आय की बात करती है वो आय कम रखती है। मतलब हम लोग जो है यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये जो एक्सपेंसेस हैं, इसके एक्सपेंडिचर जो हैं, एक्सपेंडिचर हमेशा ज़्यादा होंगे और इनकम हमेशा कम होगी। 3.14 लाख करोड़ की बात जो की गई है यहाँ पर, है ना। तो इतने में से ऐसा नहीं है कि 3.14 लाख करोड़ की अपन ने खर्च कर दिया तो वापस कमाना कितना है तो 3.5 लाख करोड़ कमा लेते हैं, ऐसा नहीं किया जाता कभी भी नहीं। ठीक है, हमेशा आपका जो इनकम होगी वो 3.14 से कम होगी। तभी तो बोला जाता है कि हमारे बजट जो होते हैं वो जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता को ध्यान में रख कर कि हम उन्हें अच्छी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, जनता को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड वो कब हो सकेगी कि जितना मैंने पैसा दिया उसमें मुझे उससे ज़्यादा कुछ मिल जाए। तो मैंने पैसा दिया है मेरे टैक्स के फॉर्म में, फाइन के फॉर्म में वगैरह, उससे ज़्यादा मुझे मिलना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक, चलिए आगे बात करें सोर्सेस ऑफ फंडिंग एंड एक्सपेंडिचर। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप अगर याद रखें तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अभी अपने पास जो है इस बार का पैसा खर्च करेंगे 3.14 लाख करोड़, या फिर इसको एग्जैक्टली याद रखें तो 3,14,024 करोड़ जो है इतना अपन खर्च करने वाले हैं। पिछले साल हमने 2,81,553 करोड़ खर्च किए थे, जो डेटा यहाँ पर आपके पास लिखा है लास्ट ईयर का। ठीक है, तो पिछले साल का एक्सपेंडिचर जो था, नेट एक्सपेंडिचर, वो इतना था। इस बार का हमारा एक्सपेंडिचर का हमने जो अनुमान लगाया है वो इतना है। ये सब बजट ना एक तरीके का अनुमान होता है कि आने वाले साल में आप कितना खर्च कर जाओगे, है ना। चलिए
वहीं पर बात करें अगर अपन की देयर इज एन एस्टिमेट इंक्रीज इन 11% इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन 2023-24 एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 22-23। कहने का मतलब ये है कि 2022 से 23 के बीच में 2022 से 23 के बीच में जो आपने खर्च किया था ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उससे इस बार 2023-24 में जो है आप वो कितना ज़्यादा खर्च करने वाले हो, वो करने वाले हो 11% ज़्यादा खर्च। अब ये क्या मतलब होता है इसका, इसको समझते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, सिंपल सी बात। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपने ऐसा खर्च किया जिसके बदले में आपको कोई अचल संपत्ति वापस मिलती है या अचल संपत्ति खर्च होती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी दे दी, एम्प्लॉयज़ को क्या दे दी आपने, सैलरी दे दी, ठीक है। तो ये कैसा होगा खर्च, ये हुआ अचल संपत्ति वाला। वहीं पर अगर आप अगला पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है देयर इज एन एस्टिमेट इंक्रीज ऑफ 15% कैपिटल एक्सपेंडिचर इन 23-24 एज कंपेयर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट ऑफ 22-23। अब यहाँ पर अगला याद रखना कि यहाँ पर परसेंटेज जो है वो 15% इंक्रीज है इन दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, 2022-23 की अपेक्षा 23-24 में हम लोग 15% ज़्यादा खर्च करेंगे। तो जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे आपने अलग अलग जगह पे रोड्स बनवा दिए हैं, है ना, आपके एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, आपके जो है ओवर ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, अलग अलग आपने पाइपलाइन इंस्टॉल करवा दी है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब आपकी अचल संपत्ति होती हैं जो लगातार आपको यहाँ से वापस पैसा देती है। कैपिटल मतलब यहाँ पर क्या होगा कि आप जो चीज़ जनरेट कर रहे हैं आगे बनाएंगे, और रेवेन्यू मतलब अभी इंस्टेंट वाला है, ठीक है, कि अभी आपने सैलरी दे दी तो सैलरी आपकी खत्म हो गई, बदले में आप काम ले चुके थे। कैपिटल फ्यूचर के देखते हुए आप बनाते हैं, ठीक है, खर्च करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इन दोनों में। आपको बस सिंपल याद रखना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आएगा तो इंक्रीज जो हुआ है वो 11% देखो, और कैपिटल एक्सपेंडिचर आएगा तो इंक्रीज जो हुआ है वो 15%। ईमानदारी से आपको याद केवल इतना रखना है, वहाँ पेपर में आपसे कैपिटल रेवेन्यू ये सब नहीं पूछा जाता, ये मैं केवल आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको याद रख सकें, ठीक। चलिए अब अपन बात करेंगे अलोकेशंस की, कि हमारे अलोकेशन जो हुए हैं उनमें कौन कौन से अलोकेशन है। तो सबसे पहले अपन यहाँ देखने वाले हैं सोशल सेक्टर का अलोकेशन। किसका देखेंगे, सोशल सेक्टर का, कि सोशल सेक्टर में अपन ने कितना अलोकेट किया है पैसा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर अपन देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे अपन इसकी, ये जो है ये आपकी पीएससी का अभी जो क्वेश्चन हुआ था सिविल सर्विसेज वाला, ठीक है, सिविल सर्विसेज वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, लाडली बहना योजना, ठीक है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो स्टार्ट की है लाडली बहना योजना, बहुत ही ज़्यादा देखा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड न्यूज़ रही है और पेपर में भी आ चुका है, इसलिए आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अब, ठीक है। तो अपन यहाँ देखने वाले हैं कि लाडली बहना योजना जो आई है उसमें कितना पैसा दिया गया है या कितना पैसा अलोकेट किया है गवर्नमेंट ने। तो लाडली बहना योजना के लिए जो है इसमें 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है हमारे बजट के अंदर, ठीक है। सोशल सेक्टर के ये बजट की बात करें तो इसमें 8,000 करोड़ की बात की गई है। लाडली बहना योजना कब रूल आउट हुई, तो याद रखना 15 मार्च को। इसमें क्या किया जाता है, तो 1,000 रुपये, ये भी पीएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि लाडली बहना योजना, ये है क्वेश्चन कि 1,000 रुपये पर मंथ उसको देना। जो बहनें हैं जो 23 से 60 साल के बीच में आती है, जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपये एक साल से कम है, एक साल में 2.5 लाख रुपये से कम है, जिनके पास 5 एकड़ ज़मीन से कम है, उन लोगों को 1,000 रुपीज़ पर मंथ प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की तरफ से उनके अकाउंट में आएंगे। ये है लाडली बहना योजना, ठीक है। तो इतना आपको पॉइंट इसमें याद रखना है कि लाडली बहना योजना गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, कब लॉन्च हुई है, कब रूल आउट हुई, तो आप याद रखेंगे कि मार्च 15 को ये रूल आउट होती है। गवर्नमेंट कितना पैसा देने की बात कर रही है, तो इसके लिए टोटल जो गवर्नमेंट ने अलोकेट किए हैं वो 8,000 करोड़ रुपए अलोकेट किए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है अपना लाडली लक्ष्मी योजना। ये गवर्नमेंट की 2007 की फ्लैगशिप योजना है जो बहुत ही फेमस है, लाडली लक्ष्मी योजना। अब लाडली लक्ष्मी योजना के लिए 929 करोड़ दिए गए हैं। लाडली बहना के लिए जो दिए गए हैं वो 8,000 करोड़ है। लाडली लक्ष्मी योजना के लिए जो दिए गए हैं वो 929 करोड़ रुपए दिए गए हैं इस बार के बजट में। अब ये जो है ये बजट में आप बस इतना ही याद रखेंगे, बाकी मैंने कुछ फैक्ट्स ऐड किए हैं, जैसे विच प्रोवाइड एन अश्योरेंस सर्टिफिकेट ऑफ 1.18 लाख, है ना, इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड। बच्ची जो अपनी बच्चियां होती हैं, है ना, बालिका जो होती हैं, बालिकाओं के लिए है योजना, तो उनके लिए ये 929 करोड़ का अलोकेशन है इस बार का,
ठीक। और 2007 में स्टार्ट हुई, तो उसके बाद अभी तक 44.3 लाख लोग जो हैं इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक। वहीं पर आता है एक महिला स्व सहायता समूह। ठीक है, महिला स्व सहायता समूह। ये महिला स्व सहायता समूह जो होता है, इसके लिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने इस बार 660 करोड़ का प्रावधान किया है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, बढ़ें आगे। चलिए, तो अब बात कर रहे हैं अपन अगली स्कीम अपनी जो है यहाँ पर, उसका नाम है उदिता। ठीक है, अगली स्कीम क्या है? उदिता नाम है। उदिता नाम दिया गया है इस स्कीम का। और ये जो स्टार्ट की गई है, ये किसके लिए डिज़ाइन की गई है, स्टार्ट की गई है? तो ये की गई है आंगनवाड़ीज़ के लिए और मिनी आंगनवाड़ीज़ के लिए। ठीक है, जो आंगनवाड़ी होती है गांव लेवल पे या जो उनसे भी छोटे लेवल पे अगर अपन बात करें, जो कहीं पर 10-15 घरों का जो समूह होता है, वहाँ पर आंगनवाड़ी वगैरह मिलती हैं, तो उनको हेल्थ और सैनिटेशन की जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करने के लिए, किनको, महिलाएं और गर्ल्स के लिए, ये अपन ने एक नई स्कीम उदिता का इस बार इस वाले बजट में अपन ने बात की है। ठीक है, चलिए। और ये जो है इसके लिए जो विमेन वेलफेयर है, उसके लिए 9,553 करोड़ रुपए का अलोकेशन किया गया है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है। उदिता स्कीम आपके पेपर में अगर आएगा तो ये बोल देगा कि बताइए ये जो उदिता योजना जो है, उदिता योजना ये किससे संबंधित है। ठीक, क्योंकि पीएससी का पहले आदत भी रही है ऐसे क्वेश्चन बनाने की। ठीक है, तो वो बोल देगा उदिता का मतलब है कि धार्मिक स्थलों के उदय से, या फिर वो बोल देगा कि पर्यटन के उदय से, या फिर वो बोल देगा आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी से रिलेटेड, या फिर वो बोल देगा शिक्षा से रिलेटेड, है ना। ऐसे 4 ऑप्शन आपको बना के दे देगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आंगनवाड़ी और मिनी आंगनवाड़ी से संबंधित है। राइट, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब अपन हेल्थ सेक्टर की। अपना हेल्थ सेक्टर में देखते हैं कि पैसा कितना दिया गया है। तो यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने पास आने वाले हैं। पहली बात तो पूरा अलोकेशन अगर अपन याद रखें तो आप इसको 12,000 करोड़ अप्रॉक्स याद रख सकते हैं। ठीक है, मेरा कहना है कि पहले आप ऐसे याद रखो, फिर उसके एग्जैक्ट डेटा पर जाएंगे। तो इसमें याद रखना 12,000 करोड़ में से केवल 12 करोड़ कम कर दो तो आपके पास डेटा आ जाता है 11,988। ठीक है, तो 11,988 करोड़ जो है वो पैसा दिया गया है इन दी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में, किसके लिए? हेल्थ सेक्टर के लिए। वहीं बात करें नेशनल हेल्थ मिशन, अगर एनएचएम आपका जो है, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन जो चल रहा है, इसके लिए कितना पैसा दिया गया है? तो 4,000 करोड़ में से 4 करोड़ कम कर दो। ऐसे याद रखो, 4,000 में से 4 करोड़ कम कर दो तो 3,996 करोड़ जो है वो प्रपोज्ड है। फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की बात करें, वंदना योजना की बात करें, तो उसके लिए PMMVY की बात करते हैं तो उसके लिए 459 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर 25 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात चल रही है। 25 मेडिकल कॉलेज खुलेंगे मध्य प्रदेश में नए, है ना। तो उनके लिए, वो कॉलेज के लिए जो है उसके लिए 400 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ है। 25 नए मेडिकल कॉलेजेस की बात है मध्य प्रदेश में। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है या पूरे भारत में आयुष्मान भारत कार्ड और आयुष्मान योजना जो चल रही है, तो इस आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो 1.08 करोड़ फैमिलीज हैव बीन रजिस्टर्ड अंडर दी आयुष्मान भारत, और इसके लिए 950 करोड़ रुपए का अलोकेशन हुआ है। 950 करोड़ हेल्थ सेक्टर के ये बड़े बड़े अलोकेशंस आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, 25 नए कॉलेज हैं तो उसके लिए 400 करोड़ रुपए देना, है ना। फिर उसके बाद आपका जो है, आपने ये जो आपका आयुष्मान भारत है उसके लिए तो 950 करोड़ उसके लिए दे दिए। एनएचएम की बात करें तो एनएचएम में 3996, क्योंकि 4,000 में 4 करोड़ कम, इस तरीके से अगर याद रखेंगे तो याद रहेगा ये। फिर उसके बाद कि 400 करोड़ रुपए किसके लिए? तो मैटरनिटी असिस्टेंट स्कीम आएगी, उसके लिए 400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब हेल्थ सेक्टर का कितना इंक्रीज हुआ है? तो 17% का पिछली बार से ज़्यादा इस बार पैसा दिया गया। ये डेटा याद रहे ना रहे ठीक है, बट फिर भी याद रख सकते हैं 17% का इंक्रीमेंट है पिछले साल की अपेक्षा। नेक्स्ट अपन बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सेक्टर में पहला पॉइंट आप देखेंगे नर्सिंग कॉलेज स्कीम। नर्सिंग कॉलेज खोले जाने हैं मध्य प्रदेश में। एडिशनल सीट्स आएंगी 810 की, है ना। कितनी? 810 सीटों की बात की जा रही है, वो बीएससी नर्सिंग के लिए आएंगी। तो उसके लिए आपको कॉलेजेस भी तो ओपन करना पड़ेंगे, सीट्स बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको रिसोर्सेज भी तो प्रोवाइड करना पड़ेंगे ना, तो उसके लिए आपको पैसा देना है। ठीक है, अब उसके बाद बात करें अगर एमबीबीएस की सीट, तो वो एमबीबीएस की भी 2055 सीटें हैं एमपी में, तो उसको 3605 सीटें करना है, उसके लिए नए अलोकेशन होंगे एजुकेशन सेक्टर में। फिर उसके बाद माइनिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ओपन की जाएगी सिंगरौली में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
अभी आपके मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में अगर आप देखें तो क्वेश्चन ऐसे ही निकल के आते हैं बीच में से कि मध्य प्रदेश की पहली माइनिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगी, माइनिंग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ बनने वाली है, तो याद रखना सिंगरौली में। कैसे याद रख पाएंगे? देखो सिंगरौली में ही आपके मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा एनटीपीसी प्लांट है ना, थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी का, वो कहाँ है? वो सिंगरौली में है। तो माइनिंग वगैरह जो कोल वगैरह की जो माइनिंग की जाती है वो कहाँ की जाती है? ईस्टर्न मध्य प्रदेश में। तो सिंगरौली ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए यूनिवर्सिटी कहाँ बनाई जाएगी? सिंगरौली में बनाई जाएगी। फिर उसके बाद 400 करोड़ रुपए 25 मेडिकल कॉलेज, अभी अपन ने बात की। और एजुकेशन की फील्ड की बात करें तो 900 सीएम राइज स्कूल ओपन किए जा रहे हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जैसा आप लोग अभी सुन ही रहे हैं, हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एजुकेशन को लेकर, जैसे दिल्ली में गवर्नमेंट बनी है आप आम आदमी की पार्टी की, तो उन्होंने इसको एक चीज़ को हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और उसके बाद आपको ये न्यूज़ बहुत सुनने में मिलती। गवर्नमेंट हर बार ऐसी स्कीम्स लेकर आती थी जिसमें स्कूल्स कॉलेजेस उनके लिए कुछ ना कुछ पैसा रहे, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से बताया जाता है। तो 3,230 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है 900 सीएम राइज स्कूल ओपन करने के लिए। ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला है अपना, अभी अभी अपने एजुकेशन में समग्र शिक्षा अभियान की अगर अपन बात करें, समग्र शिक्षा अभियान, तो उसके लिए 4,039 करोड़ रुपए दिए गए। अब स्किल सेंटर, ये पॉइंट मैं बोलता हूं कि आप इसको याद कर लीजिए, अगर मैं पेपर सेट कर रहा होता तो ये क्वेश्चन जरूर देता। ठीक है, इनमें आपके पास मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्किल सेंटर्स खोले जाएंगे, है ना, स्किल सेंटर्स कहाँ कहाँ पे खोले जाएंगे वो अगर आपसे पूछा जाता है तो ग्वालियर, जबलपुर, सागर और रीवा, ये याद रखिए पहली बात तो। ठीक है, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा। हो सकता क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3 ऑप्शन दे दे और बोला चौथा कि कौन सी ऐसा प्लेस है बताइए जहां पर ये स्किल सेंटर ओपन करने की बात नहीं की गई है, तो ग्वालियर, जबलपुर, सागर, रीवा में बोला गया है। ठीक, वहीं पर बात करें अगर अपन 277 करोड़ जो है, 277 करोड़ जो हैं वो प्रधानमंत्री श्री योजना जो है, प्रधानमंत्री श्री योजना जो है उसके अंदर दिए गए हैं स्कूल्स के लिए। तो अपन एजुकेशन वाला सेक्टर पढ़ रहे थे तो ये भी पॉइंट यहाँ से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये कुछ बड़े बड़े लोकेशन, अब आपको क्या करना है पता है, एक टेबल बना लेना है, आपको एक टेबल बना लेना है। यहाँ पर लिखना है स्कीम्स, है ना, और यहाँ पर लिख लेना है एलोकेशन। ठीक, और आप जब लिखें तो उसको कैसे करेंगे, शॉर्ट में, जैसे आप ये वीडियो देखते जा रहे हैं उसको साथ में स्कीम्स में पहले नंबर पे स्कीम आपने बनाई कि आपके पास PMVVY है ना, मातृ वंदन योजना, PMMVY हो गई, उसके लिए कितना पैसा गया है ना, स्किल्स के लिए कितना गया है, CM राइज के लिए कितना गया है, न्यू NHM के लिए कितना गया है ना। इस तरीके से आप बना के इनको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब रूरल डेवलपमेंट के लिए कि इसके लिए कितना पैसा दिया रूरल डेवलपमेंट में। ठीक, तो आप पैसा देखेंगे 53,265 करोड़ रुपए, 53,265 करोड़ जो हैं वो एग्रीकल्चर फील्ड के लिए दिया गया है ना। अब इसमें अभी अपन ने श्री योजना की बात करी ली थी, वो हो जाएगा। 1,000 करोड़ जो है वो मुख्यमंत्री कृषक विशाल जन सहायता योजना है, कृषक विशाल जन सहायता योजना के लिए 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3,346 काउ शेल्टर्स ये जो भी हैं क्रिएटेड बनाए जाएंगे, कोई बात नहीं। अब एक पॉइंट जो आपके करंट अफेयर और आपके स्टैटिक पार्ट दोनों में काम आएगा वो है इरिगेशन पोटेंशियल। मध्य प्रदेश का 2022 में इरिगेशन पोटेंशियल जो है वो 45 लाख हेक्टेयर हो चुका है। कितना हो गया है? 45 लाख हेक्टेयर। ठीक है, हम जब इरिगेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पर बताते हैं ना कि जो चंबल है वो 2.25 लाख हेक्टेयर को इरिगेट करती है। फिर उसके बाद अपन नर्मदा बताते हैं तो 27.5 लाख हेक्टेयर वहाँ से इरिगेशन होता है। टोटल बात करें तो 45 लाख हेक्टेयर हमारे यहाँ का इरिगेशन का कैपेसिटी या पोटेंशियल हो गया है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट है किसान सम्मान निधि के लिए जो पैसा दिया गया है, किसान सम्मान निधि में, है ना, वो क्या है, कितना है, तो वो है 3200 करोड़ रुपए। इसका क्वेश्चन AE में पिछली बार आ चुका है कि जो किस्त आती है ना, ये जो किसान सम्मान निधि है उसकी जो किस्तें आती हैं वो 2-2 हज़ार रुपये की आती हैं। तो जो CM देते हैं वो 2-2 हज़ार रुपये देते हैं, टोटल साल में 4,000 रुपये देते हैं। वहीं पर PM की किसान सम्मान निधि है उसमें 2-2 हज़ार की किस्तें आती हैं और वो 3 बार आती हैं, तो टोटल जो पैसा मिलता है वो 6,000 मिलता है। तो अगर मैं बात करूँ कुल सम्मान निधि अगर देखा जाए तो एक किसान जो रजिस्टर्ड किसान है जिसको ये पैसा मिलता है उसको एक साल में 10,000 रुपये मिलते हैं। क्लियर? चलिए, वहीं पर 2,000 करोड़ रुपए जो है फसल बीमा योजना, अगर किसी वजह से आपकी फसल जो है वो ख़राब हो गई है, कोई नेचुरल कैलेमिटी वगैरह हो गई है ना, कोई आपदा है, आप ऐसी आपकी जो प्राकृतिक रूप से फसलों को नष्ट करिए, तो उसके लिए आपके पास 2,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है अलग से।
फिर बात करते हैं अपन कि मध्य प्रदेश जो है, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट एक करंट अफेयर और आपका स्टैटिक में भी ऐड करने वाला कि मध्य प्रदेश जो है वो कंट्री का सबसे बड़ा लार्जेस्ट वीट एक्सपोर्टर बन चुका है। मतलब हम लोग सबसे बड़े गेहूं के निर्यातक हो गए हैं। हम इतना गेहूं पैदा करते हैं कि हम लोग गेहूं के निर्यातक हो गए हैं अब। ठीक है, सबसे बड़े निर्यातक हम हैं। ठीक, और ये कंट्री का 46% जो गेहूं जो एक्सपोर्ट होता है उसका पार्टी एक्सपोर्ट में 46% पार्ट किसका है? केवल एमपी का है गेहूं में। फिर जल जीवन मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जल जीवन मिशन जो चल रहा है ना, इसके और भी फैक्ट्स में आपको मैं बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। अभी अपना ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम केवल यहाँ बात कर रहे हैं। जल जीवन मिशन के लिए 7,332 करोड़ रुपए। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे? तो जल जीवन मिशन में पीने योग्य पानी वाली जो चीज़ चल रही है, अभी सभी के घरों में पीने योग्य पानी के लिए नल लगाए जा रहे हैं, है ना, वो उसके लिए जो पैसा दिया गया है वो 7,332 करोड़ है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने पास यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है। 1 सेकेंड। गवर्नमेंट जो है वो यूथ एम्पावरमेंट के लिए क्या कर रही है? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना चालू की गई है। बालिका स्कूटी योजना, जो बच्ची 12th पास है विद द फर्स्ट डिवीजन उनको ई स्कूटी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो बालिका स्कूटी योजना हो गई। फिर उसके बाद स्पोर्ट डिपार्टमेंट को 738 करोड़ का बजट दिया गया है। 1,000 करोड़ जो है वो स्किल इंटर्नशिप जो इसकी स्कीम होती है ना, सीएम की जो इंटर्नशिप वाली जो स्कीम है उसके अंदर पैसा दिया गया है। कितना? 1,000 करोड़ रुपए। तो ये याद रखेंगे आप, यूथ के लिए है ना, ये युवाओं के लिए। नेक्स्ट बात करें कि मध्य प्रदेश में जो है वो ग्रीन बजट आया है। अब यहाँ से कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि मध्य प्रदेश का जो इस बार है ग्रीन बजट लेकर आया है पहली बार। ग्रीन बजट का मतलब क्या है वो समझते हैं। इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आईएमसी जो है, इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसने इस बार ग्रीन बॉन्ड इशू किए हैं। क्या इशू किए हैं? ग्रीन बॉन्ड। ठीक है, पेपर के बॉन्ड होते हैं, ये पेपर पे कुछ डेटा लिखा होता है, उसके बदले में आप वहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बदले में आपको जो फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा, तो वो विद प्रॉफिट आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी उस पर नहीं जाते अपन, बॉन्ड वगैरह क्या होते हैं उस पर नहीं जा रहे हैं, सिंपल है। अपन ग्रीन बॉन्ड जो इशू किए हैं इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किए हैं और उससे 244 करोड़ रुपये इकट्ठा भी कर लिए हैं, ये बात ध्यान रखिए। फिर एक अंकुर अभियान है जिसमें प्लांट करना है हमको ट्रीज़ को, ये याद रखिएगा आप। 3600 करोड़ रुपए दिए हैं आपने, 600 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना है नर्मदा के ऊपर ओमकारेश्वर में। ठीक है, ओमकारेश्वर में आपके पास ये जो है, ओमकारेश्वर बोल रहा हूँ मैं अभी, आप यहाँ पर इसको ऐसा समझेंगे, ओमकारेश्वर छोड़िए, इसको आप यहाँ पर याद रखेंगे कि जो हमारा इंदिरा गांधी आपका हाइड्रो पावर प्लांट है उसका जो डैम बना हुआ है, उस डैम पर जो वाटर है, वाटर रिजर्वायर, उस पर आपका फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए 3600 करोड़ रुपए का लोकेशन हुआ है। वहीं पर अपन बात करें आगे बढ़ के देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, देखिए अपने पास फूड सब्सिडी के फॉर्म में पैसा यहाँ पर दिया गया है 1,000 करोड़ रुपए। ठीक, चलिए ये तीन जो बेगा, भारिया और सहरिया जो ट्राइब्स हैं उनकी जो महिलाएं हैं उनके लिए उनके अकाउंट में 1,000 करोड़ 1,000 करोड़ बोला मैंने गलती से, 1,000 रुपये फूड सब्सिडी स्कीम के तहत 1,000 रुपये उनको दिए जाएंगे। फिर वहीं बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी का जो अब एक करंट अफेयर का डेटा यहाँ से आता है आपके पास कि मध्य प्रदेश में जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हैं उससे टोटल कितनी एनर्जी निकल रही है। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो PYQs जब देखेंगे तो आपको वहाँ पर एनर्जी का एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की बात करें तो इस बार अब टोटल जो मध्य प्रदेश का जो डेटा गवर्नमेंट दे रही है वो दे रही है 5875 कितना मेगावाट। ठीक, इतना जो है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, किससे? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से। ठीक, सबसे ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगला करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपन देखें तो यहाँ पर अपने पास है क्या? पैसा एक्ट। ठीक है, ये पैसा एक्ट बहुत पॉपुलर रहा है। पैसा एक्ट जो है इसके बारे में अपन अलग से पैसा के बारे में पढ़ेंगे, पर बस मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। दी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज जो है ये एक्ट आया है, इसके बारे में पैसा एक्ट के बारे में आपको अगले वीडियोज़ में बहुत प्रॉपरली बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। तो अब आपका इतना करंट अफेयर है जो आपको यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, आप इन पूरे वीडियो को एक बार फिर से देखिए और देखिए इसमें से आपको क्या करना है, शॉर्ट में अपना कंटेंट बना लेना है कि आपके पास जो अभी मैंने पूरा डिटेल बताया है इसको आप शॉर्ट में टेबुलर फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में तैयार कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।